हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल हमने समाप्त किया है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट। हमने न्यूट्रिशन साइंस, साथ ही साथ सबसे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर अप किया था वो था आपका न्यूट्रिशन साइंस। उसके बाद हमने टेक्सटाइल को कवर अप किया। कल हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को समाप्त किया। अब आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रसार शिक्षा अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन को क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो आपकी प्रैक्टिस का टाइम है 3 पीएम पर, बट हमने आपको कल ही बताया था कि कल यानी कि आज हम एक इंट्रो की क्लास भी करेंगे। इंट्रो मतलब कि हमें अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। जब आप अपनी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले ये आपको मिल जाते हैं कि हमें इस ब्रांच में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बुक नहीं होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना क्या-क्या है। जैसे आपने न्यूट्रिशन साइंस में भी देखा, आपने टेक्सटाइल में भी देखा, या जब भी हम अपनी ब्रांच को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जो विषय सूची दी होती है उसको हम देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो टॉपिक है कितना है और लगभग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जैसे आपका न्यूट्रिशन साइंस और टेक्सटाइल काफ़ी लेंदी था, तो उसमें लगभग आपके 20 से 25 दिन लगे थे। बट जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट था उसको हमने 15 क्लासेस में कवर अप करने की कोशिश की है। और जो टॉपिक हमने मेंशन किए थे, लगभग सारे टॉपिक को हमने टच किया है। टच क्या किया है? हमने पूरा बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। उम्मीद है कि आपने न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी प्रैक्टिस हुई हैं, आपने सारी की सारी प्रैक्टिस सेट को देखा होगा। और कल की क्लास जो हुई थी, हमने कहा था कि इसमें से 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बट जो भी गलत हुई है कोई बात नहीं, रिवीजन करने की आवश्यकता है। कल हमने आपको ये भी बताया था कि ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू हैं। और आप देखेंगे लैंग्वेज भी कितनी ईज़ी थी उसकी। फिर भी अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि हमने 50 में से 50 पूरा सही किया है, ज़रा ये बताइए कि जो इस 50 के साथ में हमने 50 क्वेश्चन किए थे आपसे, उसके कितने आंसर आपने दिए हैं? तो ये बहुत गलत बात है। जब आपका पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट समाप्त हो गया, हमने थियरी भी कर ली है, हमने प्रैक्टिस भी 2-2 बार कर लिया है, फिर भी इतना सब कुछ रिवीजन करने के बावजूद भी जो हमने आपसे बीच-बीच में क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी के आंसर क्यों नहीं आए? वैसे कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे कम से कम 100 लोगों के कमेंट चाहिए। बट अगर आप में से 50 लोग भी अगर 5-5 का आंसर देते, तो आप सोचिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं रिवीजन में कुछ कमी रखी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, यानी कि जो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा, इसकी तो प्रैक्टिस आप करेंगे ही करेंगे, थियरी की क्लासेस भी आप देखेंगे, साथ ही साथ जो पीछे का आपने प्रैक्टिस सेट कर रखा है, उन सभी को रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक? चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रसार शिक्षा में पढ़ना क्या-क्या होता है। और अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ थियरी की क्लासेस ज़रूर ले लीजिए। अभी आपके पास 1 महीने का समय है। हम 1 महीने ही मान के चलेंगे, क्योंकि अभी आपके मार्च में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 1 हफ्ते का आपका मार्च बच गया है। इसी बीच आपका जो है कुछ त्योहार भी आ जाते हैं, जैसे नवरात्रि में काफ़ी लोगों के घरों पर पूजा-पाठ होता है, तो उसमें भी थोड़ा समय निकल जाता है। मान लीजिए तबीयत है कभी खराब हो गई या घर में कोई अर्जेंट वर्क आ गया, तो ऐसे में हमें ये मान के चलना है कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आपको रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है बस।
रिवीजन करने के सिवा, प्रैक्टिस लगाने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई और रास्ता होता भी नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहे हैं, उनको एक बार करिए, ठीक? चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने एक्सटेंशन एजुकेशन को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो होम साइंस है, उसमें 5 मेन ब्रांच हैं। कौन-कौन से? एक तो आपका अभी-अभी आपने सुना एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपके सामने है। दूसरा होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इतने आपके मेन ब्रांच होते हैं। जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो इसमें योगदान आ जाता है फिजियोलॉजी का, ठीक? फिजियोलॉजी पीजीटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। पीजीटी में तो कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो कि हम यहीं अपने न्यूट्रिशन साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में ही कवर अप कर लेते हैं, ठीक? तो इन पाँचों ब्रांचेस की थियरी हो रखी है, पाँचों क्या 6 की थियरी हो रखी है। हमने आधे से ज़्यादा प्रैक्टिस भी यानी कि जब हम थियरी कर रहे थे तब हमने प्रैक्टिस भी किया था। तो एक बार सारी क्लासेस को आप रिवाइज़ कर जाइए। जब हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो जब एक्सटेंशन एजुकेशन आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि प्रसार शिक्षा है क्या? प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं और इतिहास से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा हो तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रसार शिक्षा के इतिहास पर चर्चा किया था। कई डेटें हमने वहाँ पर देखी थी जो कि डेटें आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। इसी में हम देखते हैं प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में बात करते हैं। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, प्रसार शिक्षा की विशेषता, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। बेसिकली ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। हालाँकि ये जो आपका प्रसार शिक्षा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। प्रसार शिक्षा जो है आपका ये बहुत बड़ा नहीं है, आपने देखा होगा हमने 30 से 35 क्लासेस में इनको कवर अप कर लिया था। तो प्रसार शिक्षा आपका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बड़े निकलते हैं, बड़े का मतलब ज़्यादा निकलते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा ना, तो देखते हैं प्रसार शिक्षा है क्या? इसके बारे में समझते हैं। इसकी आवश्यकताएँ क्या हैं? इसकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ परिभाषाएँ हैं जिनको हम देखते हैं। तो जब आप प्रसार शिक्षा देखते हैं, तब आपको नाम ओपी दहामा का मिलता है सबसे ज़्यादा। ओपी दहामा की कई परिभाषाएँ आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ प्रसार शिक्षा में आप औपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का जो क्राइटेरिया है, इसका क्षेत्र है, वो कितना है, इसके बारे में भी आप चर्चा करते हैं। जब हम आ जाते हैं प्रसार शिक्षा के दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो प्रसार शिक्षा के दर्शन, सिद्धांत, विशेषताएं लगभग सारी बातें इसमें घुमा फिरा कर वही की जाती हैं। जब हम जैसे अगर हम जब बात करते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की, तो आपने देखा है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत या प्रसार शिक्षा की विशेषता कोई एक दो विशेषता नहीं है। अगर हम सबसे पहले प्रसार शिक्षा के दर्शन की ही बात करते हैं या सिद्धांत की बात करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है, ये क्या-क्या होता है। जैसे स्थानीय संगठनों का सहयोग होता है, स्थानीय संसाधन जो हैं उनका प्रयोग होता है, नमनीयता का सिद्धांत होता है, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत होता है, साथ ही साथ ये जड़ से मूल तक या तृण मूल का सिद्धांत होता है, ये सहभागिता पर आधारित होता है। प्रसार शिक्षा कोई अकेले का काम नहीं होता है, ठीक? प्रसार शिक्षा सहभागिता का ये सिद्धांत होता है, ये रुचियों और अनुभूतियों पर आधारित होता है, साथ ही साथ ये स्वैच्छिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को सीखने की इच्छा है, तभी वो सीख सकता है, अदरवाइज़ आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। ये समता का सिद्धांत होता है, संतुष्टि का सिद्धांत होता है, सहयोग का सिद्धांत होता है, विश्वास का सिद्धांत होता है, स्वयं की सहायता आप यानी कि स्वयं की सहायता आप करें पर ये आधारित होता है, इसकी कई विशेषताएँ होती हैं। यानी कि ये सिद्धांत में आते हैं। लेकिन जब वहीं हम बात करते हैं किसकी, जब वहीं हम बात करते हैं विशेषताओं की, तो विशेषताओं में भी हम लगभग यही चीज़ देखते हैं। जैसे ये स्वप्रेरित शिक्षा होती है,
स्थानीय नेतृत्व की शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें आपको किसी विद्यालय, किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको कोई दस्तावेज़ तैयार करके नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ ये आपकी गैर संस्थानिक शिक्षा होती है। ये तो आपके सहयोग की भावना पर आधारित होती है। साथ ही साथ ये आपकी शैक्षिक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, व्यावहारिक शिक्षा है, क्रियात्मक शिक्षा है, सभी लोगों के लिए शिक्षा होती है, ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोज़गारों की शिक्षा है। आपने ये विशेषता जब आप बात करते हैं दर्शन, जब आप बात करते हैं विशेषता और जब आप बात करते हैं सिद्धांत की, तो लगभग घुमा-फिरा कर चीज़ें आपकी वही एक बताई जाती हैं। ठीक? क्या? कि ये लोगों की सहायता, ग्रामीणों के उत्थान, ये आपके बेरोज़गारों के लिए शिक्षा होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके लिए कोई संस्था नहीं होती है, इसके लिए कोई संगठन नहीं होता है। ये गैर संस्थागत एक शिक्षा होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये सारी विशेषताएँ आप इसके बारे में देख चुके हैं। जब हम बात करते हैं आवश्यकता की, कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है? तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता में आप बहुत कई आवश्यकताओं को देखते हैं। प्रसार शिक्षा के लिए हमें किसी एक आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती है। प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएँ कई हैं। जैसे जैसे ग्रामीणों का उत्थान करना होता है। इसका उद्देश्य भी यही होता है कि ग्रामीणों का उत्थान किया जाए। उनको उन्हीं के स्थानीय परिवेश में उनको शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ उनको बाहर यानी कि पलायन से रोकना भी इसका एक उद्देश्य होता है या आवश्यकता होती है कि हम लोगों को पलायन करने से रोक सकें। ये कार्यकुशलता को बढ़ाता है, नवीन तकनीकियों, सूचनाओं और विचारों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आवश्यकता है कि हम लोगों को सीखें, सिखाएँ, कुशलता बढ़ाने के लिए ये सारे उपयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने पहले क्लासेस ली होंगी, तो आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जब हम ये प्रसार शिक्षा के बारे में ये था इतना, जब हम थोड़ा-सा प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम आ जाते हैं प्रसार गतिविधियों पर। प्रसार गतिविधियाँ क्या होती हैं? प्रसार गतिविधियाँ जैसे इसी में आपका आता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की जो गतिविधियाँ की गई थी प्रसार के क्षेत्र में हम उसकी चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाले गतिविधियों की चर्चा करते हैं। जैसे जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की गतिविधियाँ जो आती हैं उसमें आपका आ जाता है क्या? शांति निकेतन का ज़िक्र करते हैं हम। गुड़गाँव परियोजना, फ़िरका योजना, आदर्श आपका सेवा संघ या फिर भारतीय समाज सेवक मार्तंडम योजना, ये सारी जो योजनाएँ हैं, ये सारी की सारी आपके स्वतंत्रता पूर्व की हैं। जब हम स्वतंत्रता पश्चात की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 4 पढ़ते हैं। कौन-कौन से? एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, एक आपका नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम था और एक आपका सर्वोदय था। यही 3 हम पढ़ते थे उसमें, ठीक? जब हम इनके बारे में समझ लेते हैं, तब हम देखते हैं प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है और यहाँ से आपसे प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडकैस नाम आपने सुना होगा जिसमें आप क्या सुनते हैं? अटेंशन, आप सुनते हैं क्या? अट्रैक्शन, साथ ही साथ इंटरेस्ट, डिज़ायर, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ते हैं। 8 चरण होते हैं ना? प्रसार शिक्षण के 8 चरण होते हैं, तो आप उन चरणों को भी पढ़ते हैं और ये चरणों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया क्या है? ये तो आप देखते हैं, इसी में आपने देखा था प्रतिधारण क्षमता, सीखने की प्रतिधारण क्षमता, क्रिया क्षमता, प्रसार शिक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी हैं, अभिप्रेरणा क्या है, प्रसार शिक्षण के चरणों का इसी में हम ज़िक्र करते हैं। और प्रसार शिक्षण के जो 8 चरण हैं, वो हमारे लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा पूछा जाता है प्रसार शिक्षण के चरणों में प्रथम ए का क्या मतलब है? अंतिम ए का मतलब क्या है? प्रथम चरण कौन-सा है? अंतिम चरण कौन-सा है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक? फिर हम आ जाते हैं किसमें? प्रसार एवं संचार संपर्क विधियों के बारे में।
प्रसार संचार विधियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे इसमें आपका ये जो आपका प्रसार संचार संपर्क विधियाँ हैं, इसी में आपका सामूहिक संपर्क आता है, व्यक्तिगत संपर्क आता है। सामूहिक संपर्क विधियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे समूह में आप जाकर कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपके सामूहिक संपर्क आते हैं, जिसमें जैसे प्रदर्शन आ जाता है, प्रदर्शन के साथ-साथ बैठक आ जाता है, सम्मेलन, अभियान, ये ग्राम शिविर जो चलाए जाते हैं, जो खेतों पर भ्रमण किया जाता है, रेडियो से वार्ता जो किया जाता है, ये सारे आपके संपर्क की ही विधियाँ होती हैं। फिर हम थोड़ा-सा प्रसार कार्यकर्ता के बारे में बात करते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, प्रसार कार्यकर्ता की विशेषता क्या होनी चाहिए। जब आप प्रसार कार्यकर्ता के बारे में बात करते हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता के कई गुणों को देखते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता में गुण कौन-कौन से होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए, लोगों में रुचि जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। तो ये कई विशेषताएँ हम जो प्रसार शिक्षा का कार्यकर्ता होता है। अच्छा, ये जो प्रसार कार्यकर्ता है, ये कौन है? तो प्रसार क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग लगे होते हैं, उन्हीं को हम प्रसार कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक? अब लोगों के पास हम जाकर प्रसार कार्य कर रहे हैं, तो प्रसार शिक्षण के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे जब हम प्रसार शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, तो इसी में आपका गैर प्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन-सा होता है? जैसे आपका अगर हम बात करें, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, यानी कि जो आपके ये प्रोजेक्टर्स होते हैं, मूवी प्रोजेक्टर हुआ, ओपेक, ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैर प्रक्षेपित जब हम बात करते हैं, तो आपके गैर प्रक्षेपित जो आपके दृश्य शिक्षण सामग्री कह सकते हैं, होते हैं। इसमें आपका जैसे पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, या फिर तस्वीरें हो गई, बुक्स हो गए, बुलेटिन, पैम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपके गैर प्रक्षेपित में आती हैं। फिर इसी में आपका लिखित। अच्छा, जब हम गैर प्रक्षेपित की बात करेंगे और प्रक्षेपित की बात करेंगे, अब इसी प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित में आपके दृश्य शिक्षण सामग्री आते हैं। दृश्य में आपका लिखित भी आता है, शब्द भी आता है, श्रव्य शिक्षण सामग्री भी हैं, और आपके दृश्य श्रव्य हैं। तो जब हम लिखित की बात करते हैं, तो जैसे आपकी पुस्तकें हो गईं, पुस्तक के साथ-साथ आपका समाचार पत्र हो गया, जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं, लीफलेट हो गया, पैम्पलेट हो गया, बुलेटिन्स हो गए, प्रपत्र हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिखित में आती हैं। जब हम श्रव्य की बात करते हैं, तो श्रव्य में आपका जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, माइक्रोफ़ोन हो गए, आपका लाउड स्पीकर हो गया, ये सारे आपके श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी में कुछ आपके श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका कठपुतली हो गया, टेलीविज़न हो गया, यानी कि कठपुतली का खेल हो गया, टेलीविज़न हो गया, नाटक हो गया, या जो लोक नृत्य किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इनके बारे में हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं, और ध्यान रखिएगा, जब वैसे आपके हर एक जो यहाँ पर टॉपिक मेंशन है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये वाला टॉपिक आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। फिर इसी में हम देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा जो 15 से लेकर 35 आयु वर्ग के बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनको दी जाती है। इसी प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा का मतलब समझते हैं। इसके बाल शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण में क्या डिफ़रेंस होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, इसी में औपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा होती कौन-कौन सी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसमें आपको चरणों का ध्यान रखना होता है। इसमें आप देखते हैं समुदाय क्या है, सामुदायिक विकास क्या है, आवश्यकता क्या है सामुदायिक विकास की, सामुदायिक विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, उन कार्यक्रमों के बारे में हम ज़िक्र करते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में हम ज़िक्र करते हैं। तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक? उसके बाद थोड़ी-सी हम चर्चा करते हैं कार्यक्रम नियोजन पर। यानी कि जो प्रोग्राम प्लानिंग है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके महत्व को समझते हैं, इसके साथ ही साथ हम इसके सिद्धांतों को भी देखते हैं कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, साथ ही साथ इसके भी चरण होते हैं। इसमें आपको कई काफ़ी टॉपिक हैं, यानी कि जो भी आपके टॉपिक हैं, इसमें कई में आपको चरणों का ज़िक्र मिलता है, तो थोड़ा-सा चरणों को हमें ध्यान रखना होता है। आपसे तो प्रथम चरण, अंतिम चरण, पूर्व चरण, बाद के चरण ऐसे पूछा जाता है। बट नेट लेवल पर ये थोड़ा-सा अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत करता है। तो जब हम बात कर लेते हैं कार्यक्रम नियोजन की, उसके बाद आ जाता है हमारा, इसी में हम देख लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज क्या है या पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में ज़िक्र करते हैं। इसी में हम आपको पता है कि जो पंचायती राज है, ये आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। भारत में फिर थोड़ी-सी हम पंचवर्षीय योजना की बात भी इसी में कर लेते हैं। उसके बाद इसी में आपका मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन जो है, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एक मूल्यांकन आप यहाँ पढ़ते हैं, मतलब जब आप यहाँ पर मूल्यांकन एक्सटेंशन एजुकेशन में मूल्यांकन पढ़ते हैं, तो इसमें मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकृति, प्रकार, मूल्यांकन के चरण कौन-कौन से हैं और जो ये आपने कार्यक्रम नियोजन किया था, इसमें किस तरह से मूल्यांकन उपयोगी है, मूल्यांकन किया क्यों जाता है, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र हम करते हैं। लेकिन जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप मूल्यांकन करते हैं, बट ध्यान रखिएगा दोनों मूल्यांकन अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ठीक? तो जब आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हो तब वहाँ के मूल्यांकन को ध्यान रखिएगा। जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तब वहाँ के मूल्यांकन को ध्यान रखिएगा। हालाँकि जब आप क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं कि कौन से मूल्यांकन की बात की जा रही है, ठीक? फिर आपने इतना कुछ तो समझ लिया कि प्रसार शिक्षा है क्या। ओवरऑल जो आपने अभी तक देखा, ये जो इतना देखा, इसमें बस 2 ही बातों पर ज़िक्र हुआ है क्या? एक तो एक ही बात कह सकते हैं कि जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाने की ही बात की जा रही है। अब चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे आपका कार्यक्रम नियोजन के माध्यम से हो, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के थ्रू किया जा रहा हो या फिर प्रसार शिक्षण विधियों के द्वारा किया जा रहा हो या फिर नवाचार के माध्यम से किया जा रहा हो, शिक्षण जो प्रसार शिक्षा की गतिविधियाँ की गई थी स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात में, उनके माध्यम से किया जा रहा हो। मतलब अभी तक जो भी आपने देखा, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने ग्रामीणों के उत्थान के बारे में बात किया है कि ग्रामीणों को हम कैसे उनका जीवन स्तर उठा सकते हैं, कैसे उनका उन्हीं के स्थानीय परिवेश में जाकर उनको चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक? जब हम इतना पढ़ लिए हैं, हम पढ़ रहे हैं होम साइंस। होम साइंस, आपको होम साइंस के विषय में थोड़ा-सा पता होना चाहिए और ये इतिहास है। ये होम साइंस जो विषय है, उसका इतिहास है, किसी ब्रांच को हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं इस ब्रांच का है। तो जैसे ये जो होम साइंस है, सबसे पहले तो हम इसी को समझते हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसमें ये वाला टॉपिक आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कई नाम आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे हम गृह विज्ञान विषय परिचय के बारे में जब बात करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। जैसे आप जानते हैं ना कि जो गृह विज्ञान है, ये कला और विज्ञान दोनों होता है ना? साथ ही साथ इसकी कुछ परिभाषाएँ देखते हैं। इसमें हम
इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं, आवश्यकता के बारे में समझते हैं, इतिहास इसका क्या रहा, कैसे इसका विकास हुआ, क्यों आवश्यकता आई होम साइंस लोगों को पढ़ने की। क्योंकि आपको पता है कि पहले होम साइंस विषय नहीं पढ़ाया जाता था। लोग कहते थे कि खाना ही तो बनाना है, इसमें पढ़ने-पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। नहीं, फिर धीरे-धीरे इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया और धीरे-धीरे लोगों की जो अवधारणा थी, वो बदलती गई। इसी के बारे में हम देखते हैं कि गृह विज्ञान के विकास में क्या योगदान किसने दिया है, गृह विज्ञान का क्राइटेरिया क्या है, इसके जो मेन विषय क्या हैं, मुख्य विषय क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देन हम इसके बाद पढ़ते हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। ठीक? इसमें क्या देखते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी कल्पना क्या हुई, इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। 1-2 परिभाषाओं को भी देखते हैं, सिद्धांत समझते हैं, विशेषताएँ देखते हैं और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी हैं, इसके बारे में भी हम ज़िक्र करते हैं। जब हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के इतिहास को पढ़ते हैं और ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ाती हूँ। जब हम बात करते हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के इतिहास तो आपने सबसे पहला टॉपिक यही देखा होगा कि गृह विज्ञान का उदय कैसे हुआ। ये प्रसार शिक्षा हम देखते हैं, प्रसार शिक्षा का उदय कैसे हुआ। फिर हम जोड़ कर देखते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उदय कैसे हुआ, क्या इसका ढाँचा रहा, क्या-क्या कठिनाइयाँ आई इसको प्रारंभ करने में और इससे लाभ क्या हुआ, ये सारी बातों पर हम ज़िक्र करते हैं। उसके बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि हमें लगता है कि इस 2 टॉपिक से आपके कम से कम 50 क्वेश्चन रेडी होते हैं। कौन-कौन से हैं? 50 क्या मैंने तो 50 कम ही बताए हैं। हालाँकि फिर भी आप 50 देखें तो बड़े आसानी से क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्या? एक आपका आता है ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें अगर जब हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो इसी में आपका आता है क्या ड्वाकरा, इसी में आपका जवाहर रोजगार योजना आता है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आता है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आता है। इसी में आप पढ़ते हैं कपार्ट के बारे में, जो कि आपको पता है कि विकास के प्रयासों में जो गैर सरकारी संगठन थे, उसमें आपका जैसे कपार्ट हो गया, चेतना हो गया, सेवा हो गया, केयर हो गया, आपका ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र से भी हम थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं। तो ये आपके कार्यक्रम थे, जो कि महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए चलाए गए थे। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट और एक आता है क्या, वो है आपका पोषण के क्षेत्र में कार्यरत जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं। सबसे पहले तो जैसे अभी आपने नाम सुना ड्वाकरा, आपने सुना आईसीडीएस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसजीएसवाई, कपार्ट, चेतना, सेवा, केयर, इन सब का फुल फॉर्म तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यही बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं पोषण के क्षेत्र में कार्यरत जो हमारी ये नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा आईसीसीडब्ल्यू नाम आता है। आपने देखा होगा सीएसडब्ल्यूबी का नाम आता है, इसी में आईसीएमआर आता है, आईसीएआर आता है, निन आता है, सीएफटीआरआई आता है। ये तो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। क्या आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है? या क्या आपने इनके फुल फॉर्म के क्वेश्चन नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं आपने पीवाईक्यू में। इनकी स्थापना कहाँ पर हुई? मतलब इनकी स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? क्यों की गई? उद्देश्य क्या था? मोटिव क्या था? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तब आपको कुछ ही संस्थाएँ जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, निप्सिड हो गया, फाओ हो गया, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक? साथ ही साथ हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो कई हमारी ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक? हम इसी में संचार पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ते हैं और आपको पता है
कम्युनिकेशन का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितना क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। यानी कि संचार क्या है? ये जो आपका संचार है, संचार पूरा एक यूनिट ही है आपका। इस यूनिट में आपके कई टॉपिक आ जाते हैं, जैसे संचार क्या है? यानी कि संचार की परिभाषा देखते हैं। संचार आपका द्वितरफ़ी प्रक्रिया होता है। संचार के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? प्रसार कार्य में संचार का इम्पोर्टेंस क्या होता है? इसके बारे में ज़िक्र करते हैं। संचार मॉडल इसी में आपका आता है, जिसमें आपने अरस्तू का मॉडल पढ़ा है, लासवेल का मॉडल, लीगन्स का मॉडल, कई मॉडल आपने ओपी दहामा का मॉडल, सुपे मॉडल, सारे मॉडल आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर संचार के क्षेत्र क्या हैं? कार्य क्या हैं? जैसे आपको पता है कि जो संचार होता है, वो मौखिक भी होता है और अमौखिक भी होता है। मतलब आप बिना बोले भी संचार करते हैं और बोलकर तो आप संचार करते ही करते हैं। संचार के कार्य क्या-क्या हैं? संचार के माध्यम कौन-कौन से हैं? आप किन-किन माध्यमों से संचार कर सकते हैं? इसका वर्गीकरण भी हमने कर रखा है, विशेषताएँ भी पढ़ रखी हैं। इनकी जैसे जब आप कोई संचार माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं, ये भी हमने ज़िक्र कर रखा है, ठीक? फिर आपका इसी में आ जाता है नवाचार। जब आप संचार-वंचार पढ़ लेते हैं, इसी में आप पढ़ते हैं नवाचार और नवाचार आपको बहुत अच्छे से पता है। यही आपका इतना टॉपिक ही है मेंशन। नवाचार आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि नवाचार को सबसे पहले ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? सबसे बाद में ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? नवाचार में कितने मतलब जैसे नवाचार को ग्रहण करने वाले कौन-कौन होते हैं? यानी कि जब आप बात करते हैं, इसी नवाचार का अंगीकरण या फिर अभिग्रहण हम पढ़ते हैं, तो इसमें अभिग्रहण क्या है? अभिग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कोई व्यक्ति जैसे कोई भी नया चीज़ आया तो क्या हर एक व्यक्ति एकाएक पहुँच जाता है उसे लेने? मार्केट में कोई चीज़ आई है नई, तो क्या आप तुरंत जाके उसे ले लेते हैं? नहीं, एक प्रोसेस चलता है। पहले आपको जानकारी मिलती है, फिर आप जाते हैं, आप उसे देखते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट आता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर आप लेते हैं, उस सामान को लेते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं, लोगों को बताते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं। तो मतलब ये आपने कई देखे थे। तो जो ये आपके अभिग्रहणकर्ता होते हैं, जो ग्रहण करने वाले होते हैं, इनका भी हम वर्गीकरण करते हैं, इनके प्रकार को पढ़ते हैं, नवाचार की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं और नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो ओवरऑल ये लगभग हमने 28 पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है, बट आपको पता है कि इन 28 पॉइंट्स को पढ़ने में हमें कितना समय लगता है। ये जैसे हमने जब ऊपर बात किया था इसका प्रसार एवं संचार संपर्क विधियाँ, तो इसमें ही आपको कई दिनों तक पढ़ना पड़ता है। इसी में हम सामूहिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क और मास कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका एक जनसंचार होता है, जनसंपर्क होता है, कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। हम शिक्षण सामग्रियों के बारे में बात करते हैं, एक-एक शिक्षण सामग्री चाहे वो आपका पैम्पलेट हो, लीफलेट हो, बुलेटिन हो, ये आपका फ़ोल्डर हो, बुकें हों या फिर आपका साथ ही साथ जो आपके दृश्य सामग्री हैं, चार्ट हो गए, ये आपके पोस्टर हो गए, पोस्टर की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं, सारे चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही कह सकते हैं सॉलिड आपका टॉपिक होता है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपका इंट्रो क्लास था। आपकी प्रैक्टिस अभी 3 पीएम पर आपकी होगी, हर दिन के समय पर। क्वेश्चनों की संख्या आपके वही 45 होगी। तो उम्मीद है कि आपको हमने कल ही बता दिया था, तो आपने कुछ न कुछ आज थियरी की क्लासेस में देखा होगा। प्रैक्टिस जब अभी होगी, तो आप उसे आसानी से कर पाएँगे। ठीक? चलिए फिर अभी के लिए यही इतना रखते हैं। अभी तो हमारा इंट्रो क्लास था, बाकी मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस के साथ में। कब? आपकी 3 पीएम पर जो कि हर हर दिन आपका यही टाइम रहता है 3 पीएम पर। क्लासेस आपकी जो प्रैक्टिस है वो रुके ना, इसीलिए हमने इंट्रो की क्लास पहले ही ले ली।
उम्मीद है कि चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब आपके पास बुक नहीं भी है तो आपको परेशान नहीं होना है। यही सारे टॉपिक आपकी बुक में मेंशन हैं। आप अलग-अलग बुक देखेंगे तो थोड़ा इधर-उधर बुक हो जाता है। और जब हम इतना टॉपिक कर लेंगे तो हम कुछ जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वहाँ से क्वेश्चन उठाएँगे और वहाँ के क्वेश्चन बड़े ही तगड़े होते हैं। मतलब अच्छे लेवल के होते हैं। तो हम उनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जितने टॉपिक पर हमने चर्चा की है ये भी करीब-करीब आपका 15 से 20 क्लास के अंदर ही हो जाएगा, ठीक? आज कितना है? आज है अभी 22 यानी कि 1 हफ्ते इसमें और 10 उधर। लगभग-लगभग आपका ये 10 अप्रैल के पहले-पहले या 10 अप्रैल तक ये आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा क्या? बचेगा हमारा होम मैनेजमेंट और फिजियोलॉजी, ठीक? तो आप रिवीज़न करते रहिए। इंतज़ार मत कीजिए कि कौन-सा ब्रांच आगे आएगा, रिवीज़न करते रहिए हर एक ब्रांच का, ठीक? चलिए फिर अभी के लिए यही इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न ज़रूर करिए, ये हम आपको हरदम बताते हैं। चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।